वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS अकेडमी 334। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान भाग नंबर 2। चैप्टर का नाम है भारत की विदेशी नीति। भारत की विदेशी नीति के जो भाग होंगे वो 3 होंगे और जो भाग है वो आज पहला भाग हम आज पढ़ने जा रहे हैं आप सबके बीच। आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये चैनल आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाला है। CBSE के क्वेश्चन आंसर इसी में होने वाले हैं। आप सबके लिए बहुत हेल्दी चैप्टर पढ़ाते हैं और अपने दोस्तों की भी वीडियो ज़रूर सेंड करें, क्योंकि आपके दोस्त भी पढ़ने चाहिए और आप भी पढ़ने चाहिए। हम देरी किए बिना हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हम कलर रेड ग्रीन लेंगे पहले, ठीक है। हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4, भारत की विदेशी नीति। नंबर 1 पे आएगा हमारा विदेश नीति के सिद्धांत। नंबर 3 पे आएगा भारत के अन्य देशों के साथ बदलते संबंध। नंबर 3 पे आएगा अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। नंबर 4 पे आएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार भारत का परमाणु कार्यक्रम, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत आजाद हुआ था। इस समय लगभग संपूर्ण विश्व युद्धों में बढ़ चुका था। ऐसे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़े दूरदर्शिता के साथ भारत को विदेशी नीति से आजाद कराया था, नीति तय की, ठीक है। उस वक्त जो था भारत अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आजाद हुआ था, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा, उस समय संपूर्ण विश्व 2 ध्रुवों में बांटा हुआ था, मतलब 2 भाषाओं में बढ़ रहा था, ध्रुवों में बढ़ चुका था। ऐसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो सबसे पहले प्रधानमंत्री रहे वो कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू ने ये दूरदर्शिता के साथ भारत की विदेशी नीति को क्या किया? तय किया। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, भारत की विदेशी नीति पर नेहरू जी का प्रभाव क्या पड़ा। भारत की विदेशी नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू अमिट साथ है। नेहरू जी की विदेशी नीति के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1 पे जाएगा हमारा कठिन संघर्ष से प्राप्त संपूर्णता को बचाए रखना। नंबर 2 पे आएगा क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। नंबर 3 पे आएगा तेज गति के साथ आर्थिक विकास करना, ठीक है। नेहरू इन उद्देश्य को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे, यानी गठबंधन करके, ठीक है। भारत की विदेश नीति के तब तब क्या रहे? निशास्त्रीकरण, गुटनिरपेक्षता, वसुधैव कुटुंबकम, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सर्वसम्मतिपूर्ण एवं सक्रिय भागीदारी। नंबर 5 पंचशील। नंबर 6 समाजवाद का विरोध कौन? जवाहरलाल नेहरू करते थे। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल, ठीक है। अभी हम कलर चेंज करने जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे पंचशील। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री व पंडित जवाहरलाल नेहरू के चीन के प्रमुख चाओ एन लाइन के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ, जिसके अग्रलिखित 5 बिंदु हैं। नंबर 1 है एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना, यानी एक दूसरे के साथ आक्रमण नहीं करने का। नंबर 2 पे आएगा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, यानी तुम्हारे से और किसी और देश की लड़ाई हो और तुम उसमें शामिल हो तो चीन वालों ने कहा है और इंडिया वालों ने कहा
कि तुम इसमें कोई भी हाथ नहीं बढ़ाएंगे। नंबर 3 पे आएगा एक दूसरे की क्षेत्रीय संभुकता का सम्मान करना। नंबर 4 पे आएगा समानता और परस्पर मित्रता की भावना। नंबर 5 पे आएगा शांतिपूर्ण सह अस्ताव। ठीक है, हम आगे चलेंगे। गुटनिरपेक्षता की नीति विदेशी नीति का एक प्रमुख तत्व। अर्थक प्रयासों से मिली स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौतीपूर्ण संभावना को बनाए रखने की थी। बड़ी चुनौती को क्या की थी? अपनी संभुकता को बनाए रखने की थी। इसके अंतरिक्ष भारत को तीव्र आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करना था। यानी देश को तो बचाना ही बचाना था, उसके साथ हमें क्या करना था? आर्थिक और सामाजिक दोनों को ही बनाए रखना था। ठीक है, अतः इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनी विदेशी नीति के एक प्रमुख तत्व के रूप में अंगीकार किया। ठीक उसी तरह इस नीति के द्वारा भारत जहां शीत युद्ध के परस्पर विरोधों खेमों तथा उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठनों जैसे नाटो, वार्सो पैक्ट आदि से अपने को दूर रख सके, वही आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही खेमों से आर्थिक व सामाजिक सहायता भी प्राप्त कर सके। एशिया तथा अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के मध्यम भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण व वरिष्ठ स्थिति को संभावना को बनाते हुए भारत ने औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थन किया। इसी कड़ी में 1955 में इंडोनेशिया के शहर बंगोड़ा में एफओ एशिया सम्मेलन हुआ, जिसमें गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नींव रखी। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्षता सम्मेलन के साथ इस आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में इस आंदोलन में तृतीय विश्व के 120 सदस्य देश हैं। 4 मई 2020 को अजरबैजान की अध्यक्षता में गुटनिरपेक्षता समूह के देशों का एक वुजाओ सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें कोविड-19 को समाप्त का सबसे बड़ा संकट बताया गया। यानी 2020 को कोविड-19 को सबसे बड़ा संकट बताया गया गुटनिरपेक्षता की बैठक में। भारत अमेरिकी संबंध। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गई। नंबर 1 पे आएगा अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। यानी सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो कहाँ में होता है? अमेरिका में होता है। ठीक, अमेरिका के 3 राष्ट्रदूतों द्वारा भारत के संबंध प्रभाव करने हेतु भारत की यात्रा। अमेरिका में बसे प्रवासी भारतीयों का खासकर सिलिकॉन वैली में प्रभाव है। यानी जो भारत के लोग जो अमेरिका में जाएंगे तो वो कहाँ प्रभाव करेंगे? वो सिलिकॉन में जाकर रहेंगे। ठीक है, जो व्यापार करेंगे वो कहाँ करेंगे? सिलिकॉन में जाकर करेंगे। सामरिक महत्वपूर्ण के भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते का संपन्न होना। बराक ओबामा की 2015 की भारत यात्रा दौरान रक्षा सोंधु
सौदों से संबंध समझौते का नवीकरण किया तथा इन कई कई क्षेत्रों में भारत को शरण प्रदान करने की घोषणा की गई। क्या की गई? शरण शरण घोषणा की गई। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपके। क्वेश्चन नहीं, मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, जैसे भी जितना इजी होगा इतना मजा है इस क्वेश्चन में। ठीक है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आउटसोर्सिंग संबंधी नीति से भारत के व्यापारिक हित प्रभावित होने की संभावना है। यानी जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप की आउटसोर्सिंग के आउटसोर्सिंग के डोनाल्ड डोनाल्ड लाइट टीम की जो एक वो है, उसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, प्रभाव पड़ रहा है उन पे। ठीक। व्यापारिक हित प्रभावित होने की संभावना ज्यादा है। वर्तमान में विभिन्न वैश्वीकरण मंचों पर अमेरिकी राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकातों तथा वार्ताओं को दोनों देशों के माध्यम आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक तथा सैन्य संबंधों के उदारीकरण की दिशा से सकारात्मक के रूप में देखा जा सकता है। ठीक। भारत और रूस के संबंध। नंबर 1 पर आएगा, भारत के रूस के साथ संबंध कैसे कैसे रहे। पूर्व समाजवाद के देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ विशेष रूप से प्रगण हैं। प्रगण बहुत अच्छे हैं। समझ आ गया ना। दोनों देशों का सामना विश्व हुआ। दोनों का सामना बहुदिव्य विश्व का है। दोनों देश असहजताओं, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संभुकता, समानता, स्वतंत्र विदेश की नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वर्तना द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सूत्रीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। यानी जो भारत और रूस है वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ठीक है। नंबर 8 पे आएगा हमारा, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा पर्याप्त बढ़ाने की कोशिश। नंबर 9 पे आएगा, गोवा में दिसंबर 2016 में हुई विक्रम BRICS सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 7वें वैश्विक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्त पर बल दिया गया।
कर दिया। चीन से हार कर भारत की छवि का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नुकसान। अब हम पढ़ेंगे भारत चीन संबंध सहयोग के क्षेत्र। 1962 के बाद भारत चीन और संबंधों को 1976 में राजनीतिक संबंध बहाल कर शुरू किया। 1979 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेशी मंत्री तथा श्री राजीव गांधी ने 1968 में प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, परंतु चीन के साथ व्यापारिक संबंध पर ही ज़्यादा चर्चा हो पाई थी। उन्नीस सौ 1903 में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, जिसमें प्राचीन सिल्क रूट अथुला दर्रा को व्यापार के लिए खोलने का सहमत हुए, जो 1962 में बंद हुआ। तो वो कब बात की, किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब? 2013 में, 2003 में, सॉरी 13 नहीं, 2003 में। इससे यह मान्यता भी मिलती है कि चीन सिक्किम को भारत का आंगन मानता है। 1970 के दशक में चीन ने तंत्र बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यापारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। 1978 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए। यानी 1999 में द्विपक्षीय व्यापारिक 30% सालाना की दर से बढ़ा। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने का राजी हुआ। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीति अपनाई। मतलब दोनों ने, चीन और भारत ने क्या की? दोनों ने एक ही नीति अपनाई। भारत और चीन संबंध विवाद के क्षेत्र। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्ती बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नॉर्थ ईस्ट, देखो इसमें वो है NEEA, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है किसके लोगों में? इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ इंडिया फेडरल एजेंसी ने नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन एजेंसी के नाम से जाना जाता है। चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना। चीन भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध करना। यानी जब भारत APJ अब्दुल कलाम आजाद ने जब परमाणु बम बनाया था, तो उस वक्त चीन ने हमारा क्या किया था? विरोध किया था। बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरिक्ष संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया। चीन द्वारा वोटों पर पावर का प्रयोग करने से यह प्रस्ताव निरस्त हो गया।
भारत ने अजहर मसूद के अंतवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया था? वीटो पावर का। चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड, जो कि पोक से होती हुई गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर किया जा रहा है। ठीक। वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग परमाणु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर अधिप्रताओं के दावे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश दावेदार जताते पाकिस्तान से चीन की मित्रता एवं भारत के खिलाफ चीनी मदद से भारत चीन संबंध खराब होते चीन और भारत सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्नशील है। आज हम इसका पार्ट 1 ही पढ़ेंगे और इसका कल नेक्स्ट जल्दी पार्ट लेकर आने वाले। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नए अपडेट आपके साथ। वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।